अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर मेरी कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की हाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे। आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। इस वक़्त आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमन। नमना अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल फ़ारस क़ाज़ी और ज़ुमर यूसुफ़ की कहानी। तुमने उस मुमकिना गवाह को चेक किया? ये परेशानी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। जी, मगर ऐसा कोई गवाह पुलिस के पास पेश नहीं हुआ, ना ही शादी के घरवालों से किसी ने राब्ता किया है। मेरा नहीं ख़्याल कि वहाँ कोई और भी था। वो सिर्फ़ नौशेरवां साहब की ड्रग्स के बाइस हैलुसिनेशन हो सकती है, मगर मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता। हाशिम मुतमिन नहीं था। तुम मालूम करने की कोशिश करो। और सीने उतरने लगा। ख़ावर सर हिलाकर रह गया। एक तवील और अंधेर रात बिलाखिर ख़त्म हो गई थी। हस्बे मामूल हाशिम कारदार ने सब संभाल लिया था। वो देखने आया था कि किस हाल में हैं हम। छोटा बागीचा हनूस झुलस रहा था। अंदर लाउंज में हुनैन खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। सामने सोफे पे हाशिम और जवाहरात साथ साथ बैठे थे। अब्बा अपनी व्हील चेयर पे निढाल से लग रहे थे और इनके साथ खड़ी जुमर उनको दवा दे रही थी। हाशिम बार बार निगाह उठाकर उसको गौर से देखता था। उस मुर्दा उदास हुनैन के बरक्स वो ताज़ा दम लग रही थी। उसके आने के बाद ही वो और फारिस यके बाद दीगरे आए थे। फारिस भी चला गया था। वो बदले हुए लिबास में थी। सामने के बाल पीछे करके पिन लगाए, बाकी खुले छोड़े टॉप्स पहने हर रोज़ की तरह तैयार लग रही थी। ये नॉर्मल नहीं था। आप ठीक हैं जुमर? हाशिम ने फिक्रमंदी से उसे मुखातिब किया। वो अब्बा को पानी का गिलास पकड़ाते चौंकी। चेहरा घुमाकर हाशिम को देखा, हल्के से शाने उचकाए। जी, शुक्रिया। अब्बा, आप खाना खा लीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। अब्बा ने नज़रें उठाकर उसे देखा। तुम कहाँ जा रही हो? वो उदासी से मुस्कुराई। शादी को ढूंढने। हाशिम की गर्दन के गिर्द फंदा सा लगने लगा। फौरन से हुनैन की तरफ मतवज्जो हुआ। अब तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? दवा देकर सुलाया है। बहुत अपसेट है। उसकी आंखें जब-जब आ गई। शाह की नज़र जुमर पे डाली। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक आंसू जो बहाया हो। जुमर अब्बा को दूसरे कमरे में ले गई। जब वापस आई तो वो कह रहा था, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया? मैं होता तो देखता किस तरह कोई उसे लेकर जाता है। वो खफा हुआ था। जवाहरात ने ताज्जुब से उसका हाथ दबाया। उसे पता था वो शादी के लिए क्या जज्बात रखता था। हाशिम ठीक कह रहा है। सादी इसका दोस्त था। आपको हाशिम को बुलाना चाहिए था। हाशिम को बुलाने से जुमर और हुनैन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ याद आया। हाशिम, क्या आपने सादी को बताई थी एग्जाम वाली बात? सुमर ने बगौर उसके चेहरे को देखते पूछा तो हाशिम ने चौंक कर हन्ना को देखा। वो भी सांस रोके उसे देख रही थी। कौन सी बात? जब एग्जाम में हन्ना ने ओके मैम प्रोसिक्यूटर। हाशिम ने हाथ उठाकर रोका। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत ये मेरे और हुनैन के दरमियान है। अगर आपको कुछ जानना है तो हुनैन से पूछ ले। मैं सब जानती हूँ। सिर्फ सादी को बताने के मुतालिक पूछा है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो इतने एतमाद से बोला था कि हन्ना की आंखें मजीद भीगी। उसने जुमर पे देखा। वाली जताती नजर डाली। जवाहरात भी इसी एतमाद से गर्दन अकड़ाई बैठी रही। जुमर अलबत्ता मशकूक नजरों से हाशिम को देख रही थी। हुआ क्या था? भाई को कल किसी ने बताया था। ये नहीं पता कि किसने। क्या तुमने अपनी क्लास फेलोज से पूछा? मुझे वहां बहुत से लोगों ने आते देखा था। ओह हाँ, हुनैन को याद आया। नाइमा का भाई सादी भाई का दोस्त है। शायद उसी ने बताया हो। और तुमने सबसे पहला शक मुझ पे किया। हाशिम मुस्कुराया। हुनैन को ढेर सारी शर्मिंदगी ने आन घेरा। हम किस बारे में बात हो रही है? जवाहरात ने बारी बारी उनके चेहरे देखे। हाशिम ने एक गैर अहम सी बात थी। जाने दीजिए, कहकर मौजू बदल दिया। जुमर बाहर निकली तो बागीचे के गेट के सामने उसामा खड़ा उदासी से धूप को देख रहा था। सुबह अब दोपहर में तब्दील हो रही थी। मुझे उस जगह जाना है। क्या तुम मुझे पता समझा दोगे सिम?
وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، پھر فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کوہنی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی اتر گئے ہیں۔ جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ جیسے ہی وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر کے قدم بھاری ہوتے گئے، چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی، آنکھوں میں نمی ابری جس کو اس نے اندر اتار لیا۔ اللہ، مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے لے لی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھویا؟ غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کوہنی زیادہ سختی سے بھینچ لی۔ سامنے فرش پہ چاک زدہ خاکہ بنا تھا جدھر سادی گیرا ملا تھا۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائی تو گھر کے اندرونی حصے میں وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زمر کی جانب پشت تھی اور وہ اینٹوں کی برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، فارس سے فاصلہ رکھا، رخ پھیر کر کھڑی، ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فارس نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 2 گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے۔ وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر سن لے، اور وہ سن کر چونک کر مڑی تھی۔ مگر یہاں گولیاں کیوں ہیں؟ سیم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ یہ، کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی۔ وہ اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں میں لگے سوراخوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پورٹ سے ہی چلائی گئی ہیں، ظاہر ہے اسی شوٹر نے چلائی ہیں۔ مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سادی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے۔ شاید اس کا نشانہ برا تھا، فارس نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ یا شاید یہاں کوئی اور بھی تھا؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ چونکا۔ زمر نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ پھپھو، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے ابھی معلوم کیا تھا کہ پولیس کو کسی نے کال کی، کیونکہ سادی کو بر وقت ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تو وہ سیم کو بتانے لگی، آواز بلند رکھی۔ فارس اسے غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پتہ سمجھایا تھا، مگر جب پولیس آئی تو یہاں زخمی سادی کے سوا کوئی نہ تھا، اور ہمسائے میں سمن نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سارے گھر تو ابھی زیر تعمیر ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص جس نے پولیس کو کال کی اس واقعے کے وقت یہی تھا۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھی، کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی، اور وہ مڑ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سیم پیچھے لپکا۔ پھپھو، کیا ہمیں یہاں اور نہیں کچھ تلاشنا چاہیے؟ مثلاً کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ؟ سب دھل کر تباہ ہو چکا ہے سیم۔ ہمیں اس کو وہیں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ کھویا تھا۔ وہ جیسی صرف یہ جگہ دیکھنے آئی تھی، کسی اور چیز کی امید نہ تھی۔ سیم اور وہ ساتھ ساتھ چلتے واپس آئے تھے۔ فارس چند قدم پیچھے تھا۔ سیم اندر چلا گیا اور وہ ابھی باغیچے کے دہانے پہ تھی جب اس نے عقب سے پکارا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، ان کی انتظامیہ نے۔ زمر بات مکمل ہونے سے پہلے ایڑیوں پہ گھومی۔ ان کی انتظامیہ نے پولیس کو نامکمل سی سی ٹی وی فوٹیج دی ہے۔ میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مکمل فوٹیج کیسے نکلوانی ہے، اور وہ میں نکلوا لوں گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، میرے راستے میں مت آئیے۔ سرد سپاٹ سا کہتی وہ واپس مڑ گئی تو فارس نے ایک تاسف آمیز سانس لے کر سر جھٹکا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس جیسے ہی اندر گیا، ہاشم باہر آتا دکھائی دیا۔ مجھے بتائیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی باغیچے کے جلسے پھول دیکھ رہی تھی جب وہ آئین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ، ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہو جائے گا۔ ہاشم نے تھوک نکلا۔
जिस वक्त सादी को गोली लगी उस वक्त मुड़कर घर को देखा जहां अभी वो अंदर गया था। फारिस कहाँ था? जुमर ने चौंक कर उसे देखा और फिर घर को। क्या मतलब? क्या ये अजीब बात नहीं है कि आपके खानदान में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाइस वो जेल गया था, और फिर जब वो जेल से निकलता है तो एक और ट्रेजेडी हो जाती है। सरसरी अंदाज में कहते हुए जुमर की आंखों में देख रहा था। जुमर पलक भी न झपक सकी। वो इसका भांजा है हाशिम? जैसे वारिस उसका भाई था और जरताशा उसकी बीवी थी। जुमर ने आंखें सुकेड़ कर कदरे ताज्जुब से उसे देखा। फारिस का शादी वाले वाकये में कोई हाथ नहीं है। वो उस वक्त कहीं और था। ओ कमन जुमर। हाशिम ने बेजारी से हाथ चेहरे के आगे झल्लाया। उसके पास हमेशा एलिबाई होता है। आप इस पे इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे एतबार कर सकती हैं? वो फारस है, इससे कुछ भी बैद है। हम सब जानते हैं आपने उससे क्यों शादी की, और मेरे नज़दीक तो इसके जुराइम में आज एक जुर्म का मज़ीद इजाफा हो गया है। अब वो वक्त है जब आपको फारस के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जुमा ने लब भींच लिए और तेज नजरों से उसकी आंखों में देखा। आप पूछेंगे नहीं कि उसका एलिबाई कौन है? इस दफा कौन है? उसने इस्तज़ाया सर झटका। मैं? वो उस वक्त मेरे साथ था। लम्हे भर को वो कुछ बोल नहीं सका। फिर वजाहती अंदाज में गोया हुआ। मैं फारिस पे एतबार नहीं कर सकता। मैं अपसेट हूँ। सादी मेरा दोस्त था और ओके हाशिम, एक बात। वो एक हाथ ऊंचा करके उसे दरमियान से टोकती उसकी आंखों में देखकर इसी सर्द मेहरी से बोली। आप फारिस को नापसंद करते हैं, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। आप सादी को पसंद करते हैं, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। इसलिए मेरी ये बात पहली और आखिरी दफा ध्यान से सुनिए। फारस ने ये नहीं किया। अपने पिछले अमाल का वो हिसाब देगा, मगर आपने अगर अपने खानदानी तनाज़ात के बदले के तौर पे फारस के खिलाफ मेरे भतीजे की ट्रेजेडी को इस्तेमाल करना चाहा, तो आप मुझे अपना दुश्मन बना लेंगे। दोस्त हम पहले भी नहीं थे। हाशिम ने ठंडी सांस भरी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये मौजू खत्म हुआ। वो एक सुलगती हुई निगाह उस पे डालकर आगे बढ़ गई। अभी दरवाजे के करीब आई थी कि वो खुला और फारिस बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर रुका और हटकर रास्ता दिया। जुमर आगे नहीं बढ़ी। वहीं खड़े फारिस को देखा और काफी साफ आवाज में बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी कार में कुछ मसला है। किन अखियों से नजर आ रहा था कि बागीचे में खड़ा हाशिम हल्का सा चौंका था। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फारिस एक संजीदा मगर हैरान नजर उस पर डालकर आगे चला आया। जुमर अंदर आई, कमरे से अपनी एक दो चीजें उठाई तो लाउंज में बैठी जवाहरात की आवाज समात में पड़ी। अब तुम लोगों को इस जगह नहीं रहना चाहिए। ये इलाका महफूज नहीं है। वो हुनैन से कह रही थी। जुमर ठहर कर कुछ सोचने लगी, फिर सर झटक कर बाहर निकल आई। परस कोहनी पे लटकाए उसने बाहर कदम रखा तो देखा फारिस गाड़ी की तरफ जाते हुए रुककर हाशिम से कुछ कह रहा था। दोनों का अंदाज आम और सरसरी सा था। जुमर खामोश नजरों से उनको देखते हुए कार की तरफ चली आई। नई मंजिल की राह ढूंढो तुम, मेरे गम से पनाह ढूंढो तुम। चंद मिनट बाद जब कार सड़क पर रवां थी तो फ्रंट सीट पे बैठी जुमर ने मोबाइल पे चलता हाथ रोककर सरसरी सा पूछा, हाशिम तुमसे क्या कह रहा था? वो ड्राइव करते हुए चौंका, रुख जरा फेर कर उसे देखा। वो सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने उसे किसी मुमकिन गवाह का बताया? नहीं तो। उसको कुछ मत बताना। क्यों? फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जुमा ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में वही अजली सर्द मेहरी थी। ये मत समझना कि तुम्हें फेवर दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि शादी की केस की तफ्तीश पे हाशिम असरअंदाज हो। कहते हुए वो चेहरा मोड़कर खिड़की के बाहर गुजरता ट्रैफिक देखने लगी। हाशिम ने मुझे कहा है कि ये वाकया मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूं। स्टीयरिंग व्हील पे उसके हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। बेयकीनी से उसने सुमर को देखा। ये कहा उसने? उसके कान सुरख हुए, आंखों में तैश उभरा, फिर लब भींच लिए और गुस्से से एक्सीलेटर पे पाँव का जोर बढ़ा दिया। अंदर ही अंदर लावा सा उबलने लगा था। मुझे पता है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन अपने पिछले अमाल का तुम हिसाब दोगे। एक दफा ये मामला खत्म हो जाने दो। बाहर देखती वो तलखी से कह रही थी। जब उसने जोर से ब्रेक पे पैर रखा, कार झटके से रुकी।
वो बेख्तियार डैशबोर्ड पे झुकती गई, मगर खुद को संभाल लिया। गुस्से से चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो इससे ज्यादा इश्तियाल से उसे घूर रहा था। बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। वो गुस्से से घुराया था। जुमर जरा पीछे हुई। हाशिम को देख लूंगा मैं, मगर अब आपका भी लिहाज नहीं करूंगा, इसलिए आइंदा मेरे आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत देख लिया मैंने अपने घर वालों को कत्ल होते और खुद पे इल्जाम लगते। आज के बाद कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैंने क्या करना है, समझी आप? आंखों में तपश लिए उसको देखकर कहते वो कार से निकला और ठा दरवाजा बंद किया। वो तनफ्फुर और बेबसी से उसे घूरती वहीं बैठी रही। कार अस्पताल के सामने रुकी खड़ी थी और वो चाबियां जेब में डालता अब उस तरफ जा रहा था। चंद मिनट बाद वो अस्पताल में एक कमरे के बाहर खड़े थे, बैग कोहनी पे टिकाए, सन ग्लासेस घुंघराले बालों पे ऊपर चढ़ाए। वो आज स्याह पाजामे पे हल्की सब्ज लंबी कमीज पहने हुए थी और सब्ज दुपट्टा दाएं कंधे पे था। सुकून से खड़ी वो फारस और सिक्योरिटी ऑफिसर को बहस करते देख रही थी। सिक्योरिटी टीम के 2 अफराद दरवाजे के आगे खड़े थे। सर, मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पुलिस के हवाले सब कुछ कर दिया है। अगर आपको मजीद कोई फुटेज निकलवानी है तो कोर्ट ऑर्डर लाना होगा, वरना मैं आपको इस कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगा। और आपका कानून उस वक्त कहाँ था जब मेरे भांजे को अस्पताल से अगवा किया गया? हाँ? वो गुस्से से बोलते उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। जुमर घुंघरियाली लठ उंगली पे लपेट रही थी। सर, मुझे मजबूरन सिक्योरिटी से आपको बाहर निकालने को कहना पड़ेगा, सर्द लहजे में कहते ऑफिसर साथ में उसे तेज नजरों से घूर भी रहा था। पीछे खड़े दोनों अहलकार आगे हुए, हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। ए, हाथ नहीं लगाना। उसने सख्ती से हाथ उठाकर उनको रोका। अस्सलाम वालेकुम। वो नरम सा मुस्कुराती खुंकारी। फारिस ने बस एक तेज नजर उस पे डाली, मगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को देख रही थी। मैं जुमर यूसुफ हूँ, डिस्ट्रिक्ट। मैम, मुझे पता है आप कौन हैं और नहीं, हम आपको कोई टेप नहीं दे सकते। अगर आपको टेप चाहिए तो वारंट लेकर आएं। उसने सख्ती से जुमर की आंखों में देखकर कहा। वो इसी तरह मुस्कुराती रही। ओके, कल अदालत खुलेगी तो मैं वारंट ले आऊंगी, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैं किस फोटिज का वारंट लाऊंगी। मैम, मैं आपको बहुत तहम्मुल से। कल जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो जानते हैं किनके वारंट निकलेंगे? 16 मार्च का, जब एक मेंबर कौमी असम्बली की नौकरानी का इल्लीगल एबॉर्शन आपके हॉस्पिटल में हुआ था। 27 जनवरी का, जब आपके वार्ड से 2 नौमौलूद बच्चे गायब हुए थे और आपके फार्मेसी के रिकॉर्ड्स का सर्च वारंट भी यहाँ पहले 3 महीने में आपके एक खुद साख्ता मल्टी विटामिन ने 8 दर्जन औरतों के मुबैना तौर पर मिसकैरेज करवाए हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो मल्टी विटामिन अभी मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड नहीं हुआ। सो पता है क्या ऑफिसर, ये एक अच्छा और बड़ा अस्पताल है, मगर ये एक प्राइवेट अस्पताल है, और सरकार एक निजी अस्पताल के साथ क्या कर सकती है ये हम दोनों जानते हैं। सो अब आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या चाहिए। एक सांस में तेज तेज बोलने के बाद वो रुकी और मुस्कुराकर बारी बारी उन तीनों के चेहरों को देखा। ऑफिसर्स इंचार्ज गुस्से भरी बेबसी से उसे घूरता रहा। मैम, मुझसे पूछिए ऑफिसर कि मुझे क्या चाहिए। उसने जब्त से गहरी सांस ली। आपको क्या चाहिए? जब आप सामने से हटकर मुझे कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता देंगे तभी मैं बता सकूंगी। ऑफिसर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर दूसरों को इशारा करता एक तरफ हटा और दरवाजा खोल दिया। जुमर ने एक चुपती हुई मगर फातिहाना नजर फारिस पे डाली, जिसके तने असाब ढीले पड़ चुके थे, और आगे बढ़ गई। फिर बज़ाहिर उन्हीं सख्त तासुरात को चेहरे पे तारी किए वो उसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुर्सी पे मौजूद सीआर इंचार्ज फोल्डर्स खोल खोल कर उनको मतलूबा फुटेजेस दिखा रहा था। जुमर उसकी कुर्सी के साथ खड़ी जरा झुक कर देख रही थी और फारिस उसके कंधे के पीछे खड़ा था। 2 लोग थे। वो स्क्रीन को देखते हुए बड़बड़ाती, जहां कॉरिडोर में 2 मास्क वाले वार्ड्स बॉय स्ट्रेचर लाते हुए दिखाई दे रहे थे। स्ट्रेचर पर लेटे लड़के के ऊपर चादर डली थी, मगर सर से जरा से घुंघरियाले बाल नजर आते थे। जुमर के हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा, मगर उसने पलकों को झपक कर नमी अंदर उतार ली। ये फुटेज पुलिस के पास भी है, ये नहीं चाहिए। फारस ने बेजारी से ऑपरेटर को देखा था। लिफ्ट की फुटेज कहाँ है? ऑपरेटर ने सर हिलाकर एक और फोल्डर खोला।
थिएटर में स्टेचर लाने से कबल वो दोनों लिफ्ट से उतरे थे। ये उससे पहले की टेप थी। लिफ्ट में वो दोनों खड़े थे। उनके सरों पर सब्ज टोपियां और चेहरे पे सब्ज मास्क थे। दफातन एक वार्ड बॉय जिसका रुख कैमरे के आईन सामने था, उसने छींकने को मुंह पे हाथ रखा, फिर छींक मारकर मास्क हटाया, रुमाल से मुंह साफ किया और मास्क दुरुस्त कर लिया। पीछे करो। ऑपरेटर ने पीछे करके रोका और तस्वीर को बड़ा किया। वार्ड बॉय का चेहरा काफी वाजिया था। वो एक पक्की उम्र का मर्द था और उसकी घनी मूछें थी। क्या आपने पुलिस को ये दिखाया? उसने बारी बारी ऑपरेटर और सिक्योरिटी ऑफिसर को घूरा। ऑफिसर जो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था जरा बेजार हुआ। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फुटेज नहीं मांगी थी। फारिस ने जेब से एक फ्लैश निकाली और सिस्टम में दाखिल की। सिक्योरिटी ऑफिसर फौरन आगे बढ़ा। नहीं, आप मेरा डाटा कॉपी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सामने कल की तमाम फुटेजेस कॉपी करने लगा हूं और तुम मुझे खामोशी से ये काम करते देखोगे। फिर ऑपरेटर के कंधे पे हाथ रखा। जो फोल्डर्स मैं कह रहा हूं वो कॉपी करते जाओ। शाबाश। ऑपरेटर ने बेबसी से उस इंचार्ज को देखा जो महज खून के घूंट पीकर खड़ा रहा। दोबारा कुछ नहीं बोला। ये भी करो और ये भी। मुझे क्या देख रहे हो? मगर सर, ये दूसरे फोल्डर की वीडियो, मेरा दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ है, मुझे मजीद खराब मत करो। वो जिस तरह उस लड़के को घूर कर बोला था, जुमर ने नापसंदीदगी से उसे देखा और वहां से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। वो कुर्सी के साथ झुका, उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते ऑपरेटर को हिदायत दे रहा था। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से। अभी तो कर्ज माहो साल भी उतारा नहीं। इस अपार्टमेंट की दीवारें खूबसूरत सजावट से ढकी थी और फर्श शीशे से चमकदार थे। लिविंग रूम में टीवी बुलंद आवाज से चल रहा था और बड़े सोफे पे नीम दराज नौशेरमा पाँव मेज पे रखे नापसंदीदगी से स्क्रीन को देख रहा था। रफ टी शर्ट और खुले ट्राउजर में मलबूस उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं लगता था। फिर इसी बेजारी से उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगाया। हाँ शेरू, तुम ठीक हो? हाशिम मसरूफ से अंदाज में बोला था। खाक ठीक हूँ, कैद पड़ा हूँ इधर। मैंने कहा था ना, घर में बंद मत रहो। दुबई में अपने एक एक दोस्त से मिलो ताकि सबको मालूम हो कि तुम इधर हो और उधर ही थे। जो भी पूछे तो कहना कि मैं इतवार की रात आया हूँ, समझे? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वाकई मुझे कभी ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश होना पड़ेगा। खुदा के लिए भाई, शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया है और सब संभाल लिया है। लेकिन अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी ना शेरू, तो मैं अगली दफा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब मेरा दिमाग खराब मत करो और दोस्तों को जाकर मिलो। तलखी से कहकर फोन रख दिया। नौशेरमा गुस्से से मोबाइल को घूर कर रख गया। फिर उठा और ओपन किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाजा खोला, जूस का डिब्बा निकाला और ऊपर लगे स्टैंड में लटका उल्टा शीशे का गिलास उतार कर काउंटर पे रखा। फिर अंगूर का मशरूब उसमें उंडेला, सुरख माया गिलास में भरने लगा। गिलास उठाकर वो होंठों के करीब लेकर गया तो मशरूब के सुर्ख रंग में वही मंजर उभरने लगा। बजरी और सीमट के ढेर के करीब गिरा लड़का, उसकी उखड़ती सांसें, खुलती बंद होती आंखें और खून का तालाब, सुर्ख ताजा सुर्ख पानी जो बहता जा रहा था। एकदम उसका दिल उच्चाट हो गया। बेजारी से उसने सुर्ख मशरूब सिंक में उंडेल दिया। चेहरे पे शदीद झुंझलाहट धर आई थी। क्या मसला है? उकता कर वो चला आया और फिर से सोफे पे गिरा मोबाइल उठा। कुछ देर मुंह बिगाड़े मोबाइल देखता रहा, फिर एकदम सीधा होकर बैठा। तासुरात बदले। फौरन से नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। हेलो शीरी, कैसी हैं आप? मैंने अभी आपकी अपडेट देखी। आप दुबई में हैं? जी, मैं भी इधर ही हूँ। आज सुबह ही पहुंचा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? आंखों में उम्मीद जागी और चेहरे पे जोश सा उभरा। ओके, मैं आ जाऊंगा। बिलाखिर वो मुस्कुराया और मोबाइल कान से हटाया। सुरख दिल ने सुरख पानी को जहन से महव कर दिया। मेरे खुदा, मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। छोटे बागीचे के सामने कार रोकते हुए वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। वो फोटीज एएसपी के हवाले कर दी है। वो कह रहा था वो इस आदमी को पहचानता है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगा।
जुमन ने कोई तासुर दिए बगैर परस उठाया और लॉक खोला। फारिस ने नजरें फेर कर उसे देखा। वो घुंघरियाले बाल कान के पीछे अड़सती अपनी तरफ का दरवाजा खोल रही थी। मैंने एक फैसला किया है, इन लोगों को इधर नहीं छोड़ सकता। अब वो हमारी तरफ रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज है तो अभी बता दें। संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाजा खोला। अगर अब्बा को तुम हमारे साथ रहने के लिए राजी कर लो तो मुझे कोई एतराज नहीं। बज़ाहिर उसने सपाट अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई, मगर चेहरे पे वाज़िया इत्मीनान उतर आया था, गोया कोई अनकही ख्वाहिश पूरी हुई हो। वो बिना चौक के अंदर राहदारी में आई तो लाउंज से आवाजें आ रही थीं। फारिस सुबह कह रहा था कि हम अब उसके साथ जाकर रहें। नुदरत थकी थकी सी कह रही थी। जुमर के कदम राहदारी में सुस्त हो गए, क्योंकि हुनैन आगे से बहुत खफकी से बोली थी, हमारा भाई खो गया है तो हम इतने भी आसरा हो गए हैं कि घर बदर हो जाएं। शायद वो फिर से रोने लगी थी। तुम्हें उसामा और तुम्हारी अम्मी को उनके साथ जाकर रहना चाहिए। यहाँ अकेले नहीं रह सकते तुम लोग। अब्बा की आवाज में भी तकान थी। सुबह से शादी को रो रो कर अब सब निढाल बैठे थे। मामू पे बोझ क्यों बने? आप अपने किराएदारों को फारिग कर दें, हम वहां चले जाते हैं। कौन से किराएदार? वो जो आपके प्लाट पे घर बना था और इसमें नए किराएदार आए थे। वो उनको याद करवा रही थी। जुमन ने दीवार से लगी आंखें बंद कर ली। घर? अब्बा हैरान हुए। तुम्हें किसने कहा? मेरी फ्रेंड का घर भी है उसी कॉलोनी में। उसकी तरफ गई तो देखा था। वो प्लाट तो जुमन ने कब का बेच दिया। हुनैन, नुसरत ने बताया। चंद लम्हे के लिए लाउंज से कोई आवाज न आई। राहदारी में खड़ी सुमन ने आंखें खोली। बेच दिया? हुनैन शॉक्ड थी। मगर क्यों? उसको शायद किसी मुकदमे के लिए रकम चाहिए थी, नुसरत ने बेपरवाही से बताया, गोया यह जिक्र गैर अहम था। अब्बा खामोश रहे। मुकदमे के लिए? ओफ, बड़े अब्बा, आपने उनको यूं करने कैसे दिया? वो आपके लिए एक स्कूटी थी, एक सहारा था। वो जुमर का था। हन्ना की तलही से भरी आवाज आई थी। और जुमर सिर्फ अपना सोचती है। और फिर गुस्से से बोलती उठकर आई तो वो राहदारी में खड़ी थी। उसे देखकर एकदम ठहर गई। नजरें उसके अकब में गई तो जुमर ने भी चौंक कर गर्दन मोड़ी। फारिस भी पीछे खड़ा था, मगर जुमर के चेहरे के बरक्स उसकी आंखों में हुनैन के लिए नाराजगी थी। भाई का कुछ पता चला? उसने बेताबी से फारिस को मुखातिब किया, मगर उसके नफी में हिलते सर को देखकर उसकी आंखें डबडबाईं और वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो दोनों साथ साथ चलते हुए लाउंज में दाखिल हुए। बड़े अब्बा और नुसरत दोनों ने बेकरारी से उनको देखा, मगर चेहरों पे लिखी तहरीर पढ़ ली और निगाहें मायूस पलट आईं। वो सामने सोफे पे जाकर बैठा। जुमर चौखट में खड़ी रही। मैं जाते वक्त आपा को बताकर गया था कि अब आप लोग हमारे साथ चलकर रहेंगे। उसने बात का आगाज अब्बा को देखते हुए किया। उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। मैं इसी घर में ठीक हूँ, सदाकत है मेरे पास। हाँ, तुम बाकी सबको ले जाओ। एक ही दिन में वो कमजोर नजर आने लगे थे। अब्बा, वो घर आपने महीने के आखिर में वैसे भी खाली करना था और ये जगह अब रहने के काबिल नहीं, इसलिए प्लीज जिद मत कीजिए और हमारे साथ चलें। जुमर ठीक कह रही है, अब आपका कहीं और रहना सही नहीं है, वो अब्बा को देखते हुए कह रहा था। अब्बा मुसलसल इंकारी थे और नुसरत मुतामिल थी। फारिस, हम इतने सारे लोग कैसे रहेंगे उधर? इतना छोटा नहीं है वो घर, 3 बेडरूम है। नीचे वाला यूसुफ साहब और सीम ले लेंगे। सदाकत पोर्च के साथ सर्वेंट रूम में रह लेगा और ऊपर। वो रुका, एक नजर जुमर को देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। ऊपर मेरा और जरताशा वाला का पुराना कमरा आपके और हुनैन के लिए काफी है। बाकी हमारा तो वैसे भी अम्मी वाला कमरा है। अब के उसने जुमर को देखे बिना संजीदगी से बात मुकम्मल की। दरवाजे पे रखे उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई थी। अबरू तन गए। एक खामोश तेज नजर उस पे डाली, मगर जब बोली तो आवाज हमवार थी। सब आराम से आ जाएंगे, आप बस चलने की तैयारी करें। और मुड़ते हुए कानों में नुसरत की आवाज पड़ी, मेरा बेटा होता तो हमें कभी यूं न जाने देता। बड़े अब्बा मुसलसल इनकार कर रहे थे और फारिस कुछ कह रहा था, मगर जुमर सुने बगैर आगे चलती आई। शादी का कमरा खाली पड़ा था।
وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پیر اوپر کر لیے اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں پانی سا ابھر رہا تھا جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کے دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسے ہی بیڈ لگا تھا اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی اکڑوں بیٹھے، سر گھٹنوں پہ رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ہمارا شادی کہاں ہوگا اس وقت؟ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے، دعا نہ مانگے کوئی۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولی تو دھندلی سی چھت نظر آئی۔ پلکیں آہستہ سے جھپکی تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سعدی کے چہرے پہ تکلیف ابھری، حسیات جاگنے کے ساتھ درد شدت سے لوٹ آیا تھا۔ وہ ہلکا سا کراہا، پھر گردن موڑی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم جیسے جام ہو چکا تھا۔ آہ! اذیت کے احساس سے آنکھیں میچ لی۔ ریلیکس، آرام سے۔ ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ سعدی نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ یہ چہرہ، وہ اسے پہچانتا تھا مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز، لہجہ سب شناسا تھا مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھپکی، خود پہ جھکی۔ اسمارٹ سی عورت کا چہرہ واضح ہوا، بورے سنہرے رنگ کے بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہے؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ اب کے سعدی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی بات سن نہیں سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی سعی کرنی چاہی مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت نہیں کرنے دے رہی تھی؟ اس کی نگاہیں اپنے بازوؤں تک گئی۔ دونوں بازو کوہنی سے کلائی تک بیڈ کے ساتھ اسٹرپس سے بندھے تھے۔ ایک دم سے ذہن پہ دوائیوں سے چھایا نشہ اور غنودگی اترنے لگی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود پہ جھکی عورت سے سوال کیا۔ کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ ذہن میں بکھرے ٹکڑے جڑنے لگے۔ اس عورت کو دیکھتی اس کی آنکھیں سکڑی۔ میری اینجیو کہنے کے ساتھ اس نے بازو زور سے کھینچے مگر گرفت مضبوط تھی۔ وہ کسے رہے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سیدھی ہوئی سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں؟ سعدی نے سر تکیے پہ گرا دیا۔ میری کو تکتی اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ مگر میری کاؤچ کی طرف گئی، شاید فون وغیرہ پہ کسی کو اطلاع دی کہ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ بدقت بول پا رہا تھا۔ تکیے پہ رکھی گردن ذرا موڑی تو دھندلا سا منظر نظر آیا۔ نیلی جینز پہ گھٹنوں تک آتا سفید اوور آل پہنے ایک لڑکی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے بال سیدھے اور لمبے تھے، کوہنی تک آتے اور گردن میں اسٹت پڑا تھا۔ قریب آئی تو چہرہ واضح ہوا، گندمی رنگت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور ان میں ایک معصوم سا تاثر۔ نرمی سے مسکراتی وہ اس سے انگریزی میں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ اس کو اب کوئی انجیکشن لگا رہی تھی اور سعدی ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ پھر وہ میری کی طرف گھومی۔ اس کے ہاتھ کھول دو کم از کم، بیمار ہے وہ اور زخمی بھی، اس حالت میں بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کی آواز میں ترخم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے باس سے کہو صرف اس کے ہاتھ کھول دے۔ وہ الفاظ گجمج ہو گئے۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سفارش تھی راہبروں کی یا قسمت کا پھیر تھا؟ ہم ہجرتوں کے بعد بھی قاتل کے گھر میں تھے۔ اس رات قصر کاردار کے عقب میں انیکسی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ صداقت کچن میں کھڑا ندرت کے ساتھ چیزیں سیٹ کروا رہا تھا۔
नुदरत फिर उसके बाद नहीं रोई थी। 2 दिन लगे सारी तैयारियों में और आज तीसरे दिन वो लोग बिलाखिर इस इनेक्सी में आ चुके थे। लाउंज भी सफाई के बाद चमकने लगा था। लाउंज में से एक कमरे का दरवाजा खुलता जिसमें बड़े अब्बा एक सिंगल बेड पे लेटे थे। फासले पे दूसरे बेड पे सारे दिन का थका हारा सीम सो रहा था। ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जाओ तो फारिस और जरताशा के पुराने कमरे का हुलिया जरा बदला हुआ था। फारिस की कोई चीज इधर ना थी। हुनैन और नुदरत के बैग्स और कपड़े वहां दिखाई दे रहे थे। साथ वाले कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर मध्यम जर्द बत्तियां जल रही थी। ये वही कमरा था जिसमें जुमर शादी के दिन से रह रही थी। शादी के लाए बुके वहीं रखे थे। गो के वो अब सूख चुके थे। एक अलमारी खुली थी और फारिस उसके सामने खड़ा उसमें अपनी चीजें रख रहा था। दफतन उसने हाथ रोककर एक नजर उन बॉक्सेस पे डाली जिनमें जुमर के कागजात थे और जो उसने बादिल नौहाज था फारिस की चीजों के लिए उस अलमारी से निकाल लिए थे। और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो स्टडी टेबल पे उसकी तरफ पुश्त किए लैपटॉप खोले बैठी थी। मध्यम जर्द बत्ती में भी उसके घुंघरियाले बाल चमक रहे थे। आप ये बॉक्सेस नीचे बेसमेंट में रख दें। बेसमेंट की चाबी आपकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी है। पिछले 2 दिन की खामोशी के बाद उसने पहली दफा उसे मुखातिब किया था। वो जवाब दिए बिना काम किए गई। फारिस ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, उस दिन आप पे गुस्सा कर गया। आपकी माजरतों का वक्त गुजर चुका है। वो मुड़े बिना कंधे उचकाकर बोली। कोशिश करूंगा इस कमरे में कम से कम आऊं और आपको ज्यादा परेशान ना करूं। ये भी मेरी मजबूरी है। वो चुपचाप स्क्रीन को देखे गई और वो उसके बालों को। अगर आप मेरी वजह से गैर आरामदेह हैं तो इसके लिए भी मैं माजरत करता हूँ। ये आपका कमरा है, आपका ही रहेगा। मैं सोफे पे सोऊंगा जब तक हमें साथ रहना पड़े। जुमर की टाइप करती उंगलियां थमी। गर्दन मोड़कर जताती नजरों से उसे देखा। मैंने अपने कमरे में ये सोफा आपके लिए ही डलवाया है। और वापस घूम गई। फारस ने ठंडी सांस ली। फिर अलमारी का पट बंद करता खिड़की तक आया तो दम ठहरा। पर्दा जरा सिरका कर नीचे देखा जहां बरामदे में हाशिम खड़ा हुनैन से बात करता नजर आ रहा था। फारिस के जबड़े बिंचे। वो तेजी से बाहर निकला। इनेक्सी के बरामदे में वो खड़ी थी और उसके सामने हाशिम था। हाशिम के अकब में सब्जाजार ऊंचा होता दिखाई देता और चोटी पे वो बुलंद महल था। मगर जब हाशिम सामने होता तो दूसरी हर शय अपना हुस्न और अजमत खो देती थी। अब भी वो नरमी से मुस्कुराकर पूछ रहा था। अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। सेटल हो गए हो या कोई मदद चाहिए? नहीं, थैंक यू, सब हो गया। वो उदासी से मुस्कुराई। बाल पोनी में बंधे थे और लिबास मलगजा था। उसके मुकाबले में वो रात को भी चमकदार सफेद शर्ट में मलबूस कितना ताजा दम लग रहा था। हन्ना को एहसास कमतरी ने आन घेरा। वो बंदा पकड़ा गया या नहीं जो लिफ्ट की फोटेज में मिला था? नहीं, पता नहीं। हन्ना ने यासियत से शाने उचकाए। हाशिम ने गौर से उसे देखा। तुम इस मामले में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही? फूफो और मामू कर रहे हैं ना सब। मगर वो शादी के लीगल वारिस नहीं हैं। मतलब? उसके चेहरे पे आती उलझन देखकर वो कदरे हैरान हुआ। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? फूफो और मामू कानूनी वारिस नहीं होते। इस केस में सिर्फ तुम्हारी अम्मी या तुम शादी के वारिस हो। और सेम? वो 18 साल से छोटा है, सो वारिस नहीं हो सकता। ओह, मगर क्या फर्क पड़ता है? वो बेदिली से सर झुकाए जूते से फर्श खुरचने लगी। तुम कितने साल की हो? सामने जेबों में हाथ डाले खड़े हाशिम ने पूछा। 20। मैं 35 साल का था जब मेरा बाप मरा। मैं 20 का नहीं था। फिर भी लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, जब आपके घर का सरबराह ना रहे तो आंखें और कान खुली रखते हैं। हुनैन चुपचाप उसे देखे गई मगर उसके चेहरे पे उलझन भरी नापसंदीदगी का तासुर था। मगर फारिस मामू अब हमारे सरबराह हैं। तो इसी पल दरवाजा खुला और फारिस बाहर आया। हन्ना ने चौंक कर उसे देखा। एकदम अपना आप चोर लगा। हेलो फारिस। हाशिम ने इसी तरह मुस्कुराकर सर को खम दिया। हन्ना फौरन उसकी तरफ मुड़ी। मामू, हाशिम भाई आपका पूछ रहे थे। मैं समझी आप सो चुके हैं। फारिस ने एक तेज सपाट नजर हाशिम पे डाली, फिर हन्ना को इशारा किया। अंदर जाओ।
आवाज में सख्ती थी। वो सर झुकाए, ओके, गुड नाइट कहती फौरन अंदर खिसक ली। अब वो अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। आस्तीन चढ़ाए, तने अबरू और दबे दबे गुस्से के साथ हाशिम को देखा। क्या हुआ? पुरसकून खड़े हाशिम ने अबरू उठाए। वक्त नहीं मिल सका, कुछ हिसाब किताब करना था तुम्हारे साथ। आंखों में तपिश लिए उसे घूरा। क्या कह रहे थे तुम उस दिन जुमर से कि शादी का हादसा मेरे सर पर डाल दो? ओ कम ऑन। हाशिम ने बेहद हैरत से सर झटका। क्या उसने ये बताया है तुम्हें? और क्या ये नहीं बताया कि उसने खुद क्या किया? इनफैक्ट मिसेस गाजी ने मुझे बहुत साफ लफ्जों में बताया कि वो आपसे मुझसे ज्यादा नफरत करती है, और ये भी कि तंजिया लहजे में वो गोया हुआ, और ये भी कि इत्तेफाक से उस दफा भी आपके पास एलिबाई है। तो मैंने पूछा, फारस उस वक्त कहाँ था? बोली, मेरे साथ था, मगर वो अपने तमाम अमाल का हिसाब भुगतेगा। मैंने पूछा, आप ये फारस पे डालना चाहती हैं, तभी तुम आ गए। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ये कहा, वरना अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत मुहतात रहता, क्योंकि हम सबको पता है कि उन्होंने तुमसे शादी क्यों की है। मेरी बात कान खोल कर सुनो हाशिम। वो चुपती हुई नजरों से उसे देखता आगे आया। ये मेरा घर है और जुमर मेरी बीवी है। तुम्हारे मुकाबले पे उसकी बात का ज्यादा यकीन है मुझे, इसलिए मेरी बीवी से दूर रहो। चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। अगर एक लम्हे के लिए भी मुझे लगा कि तुम शादी के हाथ से को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। एक तेज नजर उस पे डालकर वो मुड़ने लगा, फिर रुका। और हाँ, मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त सादी था, इस घर में अब तुम्हारा मजीद कोई दोस्त नहीं है। और अंदर जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। हाशिम बामुश्किल जब्त करता मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता सब्जाजार पे चलता गया। उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा था। उसके कमरे की बालकोनी सामने थी। बैरूनी जीने से वो बालकोनी पे चढ़ा और अंदर कमरे में आकर मोबाइल पे नंबर मिलाया। खाबर ने पहली घंटी पे कॉल उठाई। जी सर। खाबर, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे। गसीली आंखों के साथ वो फोन में गुर्राया था। मगर मुझे फारस गाजी जेल के अंदर चाहिए, कभी भी बाहर ना निकलने के लिए। ओके सर, मैं कुछ करता हूँ। कॉल बंद हुई तो हाशिम ने उसी बरहमी से फोन सोफे पे फेंक दिया और मुंह ही मुंह में चंद अंग्रेजी गालियां उसे निकाली। गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। इनेक्सी के अंदर फारस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो हन्ना के कमरे का दरवाजा खुला था और वो बुझे चेहरे के साथ बेड पे बैठी थी। वो चौखट में ठहरा। आइंदा हाशिम से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है। न सख्ती न नरमी, बस हमवार लहजे में कहकर उसका जी अच्छा में झुकता सर देखकर वो अपने कमरे की तरफ आ गया। अपना कमरा। हल्की दस्तक देकर दरवाजा खोला तो कमरे की बत्ती बुझी थी। सिर्फ ड्रेसिंग रूम का बल्ब जल रहा था। स्टडी टेबल खाली थी। वो बेड पे लिहाफ गर्दन तक ओढ़े आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। क्या ये मेरे जाने का इंतजार कर रही थी? वो आहिस्ता से दरवाजा बंद करता बेड के करीब आया। दूसरा तकिया उठाया और सोफे पे रखा। फिर यूं ही गर्दन मोड़कर उसे देखा। आंखें बाजू से ढकी थी, मगर नाक की लौंग दमकती नजर आ रही थी। फारिस के चेहरे पे छाए तने तासुरात ढीले पड़े। नजर जुमर की साइड टेबल पे पड़ी। वहां दवाइयां रखी थीं और साथ में जग गिलास। जग खाली था। उसने जग उठाया और बाहर निकल गया। वापिस आया तो वो पानी से भरा था और ठंडे पानी के बाइस जग को पसीना आया हुआ लगता था। जग वापिस धरते उसने गर्दन झुकाकर जरा की जरा उसे देखा। वो जाग रही थी। वो जानता था। एक तलख मुस्कुराहट लबों पे उभर कर मासूम हुई। फिर सोफे की तरफ आ गया। घर की बत्तियां आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। खामोशी छाने लगी। कितने ही पल उनके कमरे में आहिस्ता से सिरक गए। वो हनूज बाजू आंखों पे रखे लेटी थी और वो सोफे पे नीम दराज, सीने पे लैपटॉप रखे अस्पताल की फोटेज बार बार देख रहा था। अंधेरे में स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। ड्रेसिंग रूम की बत्ती अब बंद थी और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा था। एकदम से वो उठ बैठी, बिल्कुल सीधी। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। वो पाँव नीचे उतारे बिल्कुल दम बखुद सी बैठी थी। ओह!
वो हल्का सा बड़बड़ाई, जुमर, आप ठीक हैं? वो लैपटॉप मेज पे रखता खुद भी उठ बैठा। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। नीम अंधेरे में भी इतना वाजिया था कि उसकी आंखें ख्वाबीदा थी। शायद वो सो गई थी और कच्ची नींद से जागी थी। वो वीडियो, वो बेखुदी के आलम में बोली। कौन सी वीडियो? हॉस्पिटल वाली? वो एक तरफ को हो बैठा। आइए देख लीजिए। वो एकदम उठी और नंगे पैर तेजी से उस तक आई। क्या आप इस वीडियो की बात कर रही हैं? बैठ जाइए। वो जो काफी मुस्तरिब सी लग रही थी सोफे के किनारे टिक गई और आगे को झुक कर स्क्रीन देखी। अस्पताल के एक कॉरिडोर की फुटेज चल रही थी। ओह, लिफ्ट वाली। वो परेशानी से बोली तो फारस ने अच्छा कहकर मतलूबा वीडियो लगाई। जुमा ने चेहरा मजीद आगे झुकाया तो घुंघरियाली लटे कंधों से फिसल कर सामने को गिरी। फारस ने जरा की जरा नजर उस पे डाली। वो बाल कान के पीछे उड़सती आंखें सुकेड़े स्क्रीन को देख रही थी। ये ये देखो। उसने एक मंजर को स्टिल किया तो फारिस ने तवज्जो और ध्यान स्क्रीन की तरफ लगाना चाहा। मुझे अभी याद आया, ये आदमी देखो, छींक मारने के लिए मास्क उतारने से 6 सेकंड पहले उसने नजर उठाकर कैमरे की तरफ देखा है। वो एकदम चौंका। स्क्रीन पे उस शख्स की निगाह उठाकर फौरन वापस मोड़ लेने को जुमर ने स्टिल कर रखा था। यानी कि वो इस बात से वाकिफ था कि लिफ्ट का कैमरा उसकी तस्वीर बना रहा है। हाँ, और फिर भी उसने मास्क उतारा। जुमर का इस्तराब अब गुस्से में बदलने लगा था ताकि हम उसका चेहरा ठीक से देख लें। अब देखना, 2-4 दिन में पुलिस इसको पकड़ भी लेगी और ये इतराफे जुर्म भी कर लेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किराए का आदमी है जिसे असल मुजरिम खुद को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्क्रीन को देखते हुए सोचते हुए बोल रहा था। फिर कुछ याद आया। ये देखिए, मैं दूसरी फुटेज चेक कर रहा था। ये इस कॉरिडोर को देखिए। उसने एक और वीडियो लगाकर दिखाई। कॉरिडोर खाली था। फारस ने जरा फॉरवर्ड किया। इस शीशे के दरवाजे को देखिए, इसमें मुखालिफ कॉरिडोर का अक्स झलक रहा है। सुमन ने गर्दन मजीद आगे करके गौर से देखा। इस अक्स में एक नर्स जाती हुई दिखाई दे रही है, उसकी पुश्त से इस तरफ। मगर वस्त रास्ते में वो ट्रे में से कुछ गिराती है, फिर उठाती है और चली जाती है। ओके, फिर? नीम अंधेर कमरे में वो दोनों सोफे पे साथ साथ बैठे बात कर रहे थे। इस कॉरिडोर में अगले आधे घंटे में हर 5 मिनट और 17 सेकंड बाद एक नर्स का अक्स दिखाई देता है जो बीच रास्ते में कुछ गिरा देती है। या तो अस्पताल की सारी नर्सें अंधी हैं या फिर ये एक ही 5 मिनट का क्लिप है जिसे बार बार दोहराया गया है। यानी असल आधे घंटे की टेप गायब है। वो चौंकी। अगर अस्पताल वाले इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के साथ मिलकर ये टेप डॉक्टर को दे सकते थे तो लिफ्ट वाली टेप भी गायब कर सकते थे। मगर नहीं, उन्होंने हमारे साथ खेल खेला। उसकी पेशानी पे बल पड़ रहे थे और वो गुस्से से कहती जा रही थी। उनको पता था हम फुटेजेस निकलवाएंगे, सो वो हर उस रास्ते पे बैठे हैं हमें भटकाने के लिए जो शादी तक जाता है। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगे। वो ज़हनी तौर पर इतनी उलझी हुई थी कि फारिस ने किन अँखियों से उसे देखा। वो उसके सोफे पे उसके तकिए के साथ बैठी है। उसे एहसास नहीं हुआ। अगर वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगे तो हम शादी को कभी नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। वो स्क्रीन को पलके सुकेड़ कर देखे गई। अंधेर कमरे में वाहिद मध्यम सी रोशनी अजब फसू बखेर रही थी। वो बदिक्कत जुमर से नजरें हटाकर सामने देखने लगा। लाइब्रेरी के सारे मंजर इर्द गिर्द उतरने लगे थे। फिर हम शादी को नहीं ढूंढते, वो कतियत से बोली तो वो चौंका। क्या मतलब? हम उनके कदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। सो हम शादी को नहीं ढूंढेंगे, हम उनको उनकी गर्दन से पकड़ेंगे, वहां से जहां से उन्होंने तसव्वुर नहीं किया होगा। वो लैपटॉप को देखती गोया खुद से बोल रही थी। मगर हम नहीं जानते वो कौन है। वो भी यही समझते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, मगर यहाँ पर उन्होंने एक गलती कर दी है। वो पहली दफा मुस्कुराई और निगाहें मोड़कर फारिस को देखा। क्या तुमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा नहीं था कि इट्स नॉट द क्राइम, इट्स द कवर अप? फारिस ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल।
मुजरम को उसका जुर्म नहीं पकड़वाता, बल्कि जुर्म को छुपाने की कोशिश पकड़वाती है। सो अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश में उन्होंने अपना एक बंदा हमारे सामने ला खड़ा किया है। अब तक वो हमारे लिए एक अनजान गिरोह था मुजरिमों का, मगर अब हम उनके एक साथी को जानते हैं, ये लिफ्ट वाला आदमी। मगर फारिस ने नफी में सर हिलाया। ये तो सिर्फ एक हरकारा है, किराए का आदमी। जिन लोगों ने शादी पे हमला किया है, ये आदमी उनको जानता तक नहीं होगा। बिल्कुल, वो भी यही समझते हैं, मगर फारिस, वो किसी को तो जानता होगा, किसी ने तो उसको पैसे दिए होंगे इस काम के। हम इस आदमी के जरिए उसको ढूंढेंगे जिसने इसे पैसे दिए, और फिर इससे ऊपर वाले को, और यूं जीने पे जीना चढ़ते हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने शादी को अपने पास रखा हुआ है। सो अब हम शादी को नहीं ढूंढेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे। जिस दिन हमें ये लोग मिल जाएंगे, उस दिन शादी भी मिल जाएगा। उसके लहजे में अज़म था। ओके, ऐसे ही करते हैं, मगर उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या आपने बैलिस्टिक रिपोर्ट देखी? सादी को ग्लोक गन से गोली मारी गई। कभी इम्कान है कि G41 इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान में G41 मंगवाओ तो 2.5-3 लाख से कम की नहीं मिलती, और कौन मंगवा सकता है इतनी आराम से ग्लक की पिस्तौल। असले की दरामद ममनू है, और सिर्फ सिंगल इंपोर्ट लाइसेंस के जरिए ही कोई एक वक्त में एक ही पिस्तौल मंगवा सकता है। मेरा मतलब है, ये महंगी तरीन गन्स में से एक है। क्लास और टेस्ट चेक करें जरा इन लोगों का। वो स्क्रीन को देखते हुए तबसरा कर रहा था, एकदम रुका। उसने जुमर को चौंकते हुए देखा था। गन के जिक्र पे जैसे वो होश में आई, बेएहतियात चौंक कर आसपास देखा। वो उसके सोफे पे एकदम वो खड़ी हुई, चेहरे पे स्पाट तन आया। जाहिर है, कातिल असले के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तलही से कहकर वो तेजी से बैठ तक आई। जर्द मौसमों का सारा फसूख गायब हो गया। अंधेरे में दो साए रह गए। एक सोफे पे बैठा था और दूसरी बेड के साथ उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। गुड नाइट। फारिस के चेहरे पे संजीदगी उतर आई। इसकी बात को नजरअंदाज करके वो कंप्यूटर ऑफ करने लगा। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हम सफर। मुझे हर तरह से जो राज थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। दीवार के पार हुनैन और नुदरत के कमरे की बत्ती जल रही थी। नुदरत बेड पे बैठी नमाज पढ़ रही थी, और हुनैन करवट के बल लेटी चादर पे उंगली से लकीरें खींचती जा रही थी। जुमर के अल्फाज जहन में गूंज रहे थे। मुझे शादी का लैपटॉप खोल दो हुनैन, मैं किसी शॉप पे जाकर भी खुलवा सकती हूँ, मगर ये काम तुम मुझे खुद करके दोगी, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। वो जानती थी जुमर ने सिर्फ उसको उकसाने के लिए ऐसा कहा था, मगर वो इन बातों में अब नहीं आया करती थी। फिर भी वो उठी और स्लीपर्स पहनकर बाहर निकल आई। चंद लम्हे बाद हन्ना बेसमेंट के जीने उतर रही थी। बत्तियां जलाईं तो सारा तह खाना रोशन हुआ। वो एक खुला सा कमरा था जिसमें स्तून लगे थे, और पूरे घर के रकबे पे वो फैला हुआ था। इसका आधा हिस्सा इस सामान और बॉक्सेस से भरा हुआ था जो खाली घर करके शिफ्टिंग के वक्त वो इधर लाए थे। एक कोने में अलग से चंद बॉक्सेस रखे थे। हुनैन कदम कदम चलती उस कोने तक आई। उन चीजों को देखकर आंखें नम हुई। शादी की चीजें। उसने शादी के कपड़ों वाला बॉक्स खोला, एक शर्ट निकाली, साफ सुथरी सफेद टी शर्ट। वो सोते वक्त अमूमन यही पहनता था। टी शर्ट दोनों हाथों में पकड़े वो नम आंखों से उसे देखने लगी। जब ही अंधेर तय खाने से आवाज आई, या साहबिलुल जिन, ए मेरे कैद खाने के दो साथियों। उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। शादी की आवाज थी वो, मगर वो खुद उधर नहीं था। वो दूर कहीं किसी दूसरे जमाने में उसे पुकार रहा था। एक मंजर सा जहन में रोशन हुआ। रेस्ट हाउस का कमरा, फासले पे बिछे दो सिंगल बेड, दोनों बेड्स के पांव की तरफ नीचे लगे दो मैट्रेस, अंग्रेजी हरूफ टी की तरह। नुदरत का बेड खाली था। उसकी पांती से नीचे बेड पीछे मैट्रेस पे सीम सो रहा था। दूसरे बेड पे हुनैन आंखों पे बाजू रखे चादर गर्दन तक ताने लेटी थी। निचले मैट्रेस पे सादी चित लेटा था, इसी सफेद टी शर्ट में मलबूस। यकायक उसने बाजू पे हाथ मारा। हन्ना, यहाँ कितने मच्छर हैं? वो आंखों से बाजू हटाए बगैर नींद में डूबी आवाज में बोली। यहाँ एक भी मच्छर नहीं है भाई, आप सिर्फ मुझे बुलवाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। प्लीज सो जाएं, मुझे नींद आ रही है।
सादी के चेहरे पे खफगी उभरी। यार हनैन, बंदा कोई बात ही कर लेता है। हम कब से इस कैद खाने में पड़े हैं। इस छोटे शहर में सफिया खाला लोगों ने सारी बारात के लिए इतना अच्छा रेस्ट हाउस बुक करवाया है। हमें पूरा एक कमरा मिला है। इसको कैद तो ना कहें और सो जाएं। चंद लम्हे की खामोशी, फिर वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी कहाँ रह गई? वो फरजाना खाला के कमरे में है। वहां सारी खालाएं मुमानियां महफिल लगाए बैठी गीबतें कर रही होंगी। आप भी वहीं चले जाएं। और नहीं यार, इतनी मुश्किल से बंदा रोज की 5 नमाजें पूरी कर पाता है। ऐ सारा सवाब उन सब लोगों को दे दे जिनको हम सख्त नापसंद करते हैं। फिर सो जाएं। जमाई रोकते उसने करवट बदली। नींद से आंखें बंद थी। चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने बड़े प्यार से पुकारा, या साहिबुल जिन, ए मेरे कैद खाने के 2 साथियों। हुनैन के होंठ मुस्कुराहट में फैले। बाजू हटाया और कोहनी के बल उठकर चेहरा ऊंचा किया। वो नीचे था, तभी नजर ना आया। तो वो उठी और तकिया उठाकर पांव वाली तरफ रखा और घूमकर उस तरफ सर रख दिया। फिर गर्दन उठाकर देखा तो वो नीचे लेटा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसने एक नजर दूसरे कैदी पे डाली, सीम, जो कब का सो चुका था। सूरह यूसुफ। उसने मुस्कुराकर आयत का मतन पूछा। हूँ, मेरी फेवरेट सूरत। बस कर दो भाई, आपसे तो जिस सूरत का जिक्र करो आप कहते हैं ये मेरी फेवरेट है। कब कहा मैंने ऐसा? मुझे ज्यादा बोलने पे मजबूर ना करें और सो जाएं। वो दोबारा माथे पे बाजू रखकर आंखें मूंद ली। या साहिबुल जिन। जरा देर गुजरी तो उसने फिर नरमी से हन्ना को पुकारा। वो हूँ कहकर रह गई। मैं एक बात सोच रहा था। दिल में सोचे भाई, मगर वो भी ढीठ था। बोलता गया। तुम्हें याद है तुम्हें याद है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कैद खाने में अपने साथियों को उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी। एक को सूली पे चढ़ना था और दूसरे को बादशाह का साकी बनना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि जब बादशाह के पास जाना तो मेरा जिक्र करना। इससे अगली आयत याद है तुम्हें? रात के 1:30 बजे वो कच्ची नींद में डूबी हुनैन से पूछ रहा था। हन्ना के चेहरे पे झुंझलाहट नमूदार हुई। हूणे किड़ी आयत है? अब ये कौन सी आयत है? ओफ, भाई को कौन समझाए कि हर कोई आपकी तरह कुरान क्रेजी नहीं होता। नहीं। कौन सी आयत? जुमाई रोकते पूछा। आंखें बंद थी। वो सूरह यूसुफ की सबसे दिलचस्प आयत है और तुम्हें वही नहीं याद। लो जी, इनसे पूछो तो हर दूसरी आयत सबसे दिलचस्प होती है। अभी नहीं। जमाई से आवाज फिर भारी हुई। याद आ रही। मैं बताता हूँ। वो चित लेटा एकदम एक्साइटेड सा बोला, और सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर रोशनाई, और इनसे लिखने बैठो तो खत्म हो जाएं दरख्त और खत्म हो जाएं समंदर, मगर अल्लाह की बातें कहाँ खत्म होती हैं। और कुरान के अच्छे स्टूडेंट्स को भी बस बोलने का मौका चाहिए होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी से कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र करना। अगली आयत है, शैतान ने भुला दिया, उसको जिक्र करना। अपने आका से तो वो ठहरा रहा कैद में कई साल। हूँ, वाद पौन लफ्ज सुन पाई। अब सुनो मजे की बात। उस आयत में अपने आका से जिक्र करने के लिए लफ्ज आया है, जिक्र रब्बी। इसके 2 मतलब हैं, आका से जिक्र करना और आका का जिक्र करना। असल में इस आयत के भी 2 मतलब हैं। पहला, शैतान ने उस साथी कैदी को भुला दिया कि वो बादशाह से यूसुफ का जिक्र करता, और दूसरा, शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुला दिया अपने रब का जिक्र करना, इसलिए वो ठहरे रहे जेल में अगले कई साल। आई समझ? हैं? वो बामुश्किल आंखें खोल पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे भाई यूसुफ ये अल्फाज ना कहते तो इतने बरस जेल में ना ठहरे रहते। मगर उन्होंने जेल से निकलने की कोशिश ही तो की थी। इसमें क्या बुरी बात है? मेरे या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जेल से निकलने की कोशिश करना दरअसल खुद एक जिहाद है, एक अच्छा काम है। हम करें तो ठीक होगा, मगर मुकर्रबीन की हसनात दरअसल सियाते शुमार होती हैं। किसकी क्या क्या शुमार होती है? उसने तर्जमा मांगा। मतलब जो लोग अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, उनकी हसनात
یعنی چھوٹی نیکیاں ان کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، گناہ نہیں، کہ انبیاء کبھی گناہ نہیں کیا کرتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ دیکھو، مسجد میں جھاڑو لگانا کتنی اچھی بات ہے نا؟ جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی جب فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ ایک حسنہ ہے، ایک نیکی۔ لیکن تصور کرو کسی ایسے اسکالر کو جس کا عمل بھی نیک ہو اور علم بھی بہت ہو، اللہ نے اسے ریسورسز دیے ہوں، ٹیلنٹ دیا ہو، مواقع دیے ہوں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کرے، بڑے بڑے فارمز پہ جا کر قرآن کی باتیں لوگوں کو سنائے۔ اب اگر ایسا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں دن رات صفائی کرنے لگ جائے تو ہوگی یہ بھی ایک نیکی، مگر یہ اس کی برائی شمار ہوگی، کیونکہ جو جتنا نیک اور اچھا ہوگا اللہ کی اس سے توقعات اتنی بڑھ جائیں گی۔ کوئی عام بندہ رہائی کا کہے بادشاہ سے تو بہت اچھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع تھی۔